Hello everyone, welcome to our channel. Today we start a series of questions of advanced problem based on photoelectric effect. Let's start with question number 1. A photon having wavelength lambda strike with an atom of mass m at rest, then find the speed of atom if photon is absorbed. तो यहाँ पर एक एटम है, रेस्ट में है और एक वेवलेंथ लैम्डा एक लाइट का ये स्ट्राइक हो रहा है इस पर। तो बाद में जो एटम है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से मूव हो जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी हम के मान लेते हैं। तो ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है। यहाँ पर हम अगर एटम और ये लाइट जिसका वेवलेंथ लैम्डा है इन दोनों को एक सिस्टम माने तो इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल वर्क काम नहीं कर रहा है। तो इससे क्या हो गया कि सिस्टम पर फोर्स जीरो हो जाएगा टोटल। तो जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो अगर हम इस डायरेक्शन को एक्स कैप डायरेक्शन बोलते हैं तो एक्स कैप डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं इन दोनों का इनिशियल और फाइनल स्टेज में। इनिशियल स्टेज में जो इस लाइट का मोमेंटम होगा वो कितना होगा h/λ, और रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। और फाइनल मोमेंटम जब हो जा रहा है एटम का कुछ काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, पी होता है मोमेंटम, तो उसको एम भी लिख सकते हैं, मास ऑफ एटम इनटू वेलोसिटी ऑफ एटम। तो यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, v = h/m²। तो ये हो गया हमारा आंसर, v = h/m²। स्पीड हो गया एटम की। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराते हैं। देखते हैं लैम्डा दिया है तो हम यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे और ये कुछ काइनेटिक एनर्जी से एटम जब मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसका एनर्जी लाइट का एनर्जी बराबर कर देते हैं। जैसे हम बोलूँ hc/λ कर देते हैं। लाइट की एनर्जी जब इतने लैम्डा वेवलेंथ का एनर्जी इस पर स्ट्राइक हो रहा है तो hc/λ एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इसको इक्वल कर देंगे इसके काइनेटिक एनर्जी बराबर जब फाइनल में मूव कर रहा है 1/2mv²। तो यहाँ से बच्चे निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ एटम = 2hc/m² रूट में। तो यहाँ से भी स्पीड निकल जा रहा है एटम का। तो सही कौन है, ये वाला कि ये वाला? सही ये वाला है, ये वाला गलत है। एक क्यों गलत है? क्योंकि ये हम जब एनर्जी कंजर्वेशन किए हैं इसमें तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड कंजर्व कर रहा है। अगर हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं तो इसमें ये डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों कंजर्व करके हमें स्पीड निकाल रहा है एटम का। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों कंजर्व करा दे रहा है, और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो इससे आंसर सही नहीं आएगा। हमें यही करना होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तब सही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। द टाइम टेकन बाय ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक इज अप्रॉक्सीमेटली। कितना टाइम लगता है अगर एक फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है किसी मटेरियल पर या किसी टारगेट पर? तो हम इसको पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, उस वीडियो में जिसमें वेव थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पढ़ लिए हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसका निकलने का टाइम, इमिट होने का टाइम 10⁻⁹ सेकेंड या 10⁻⁻10 सेकेंड के ऑर्डर का होता है। तो इसमें 10⁻⁹ के करीब 10⁻⁻10 ही है, तो इसी के ऑर्डर का लगभग इतना ही टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को निकलने में। तो यही ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर फॉल्स ऑन मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेटल का वर्क फंक्शन दे दिया है फाई = 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ दे दिया है लाइट का 400 नैनोमीटर। इससे हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।
एनर्जी इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा होता है। एस सी का वैल्यू हम याद किए हुए हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इसका यूनिट एस सी का, और लैम्डा का है 400 नैनोमीटर। तो ये कट जाएगा। तो ये अगर हम देखें तो 4 10 जा 431, तो ये हो जाएगा आपका 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नैनोमीटर का नैनोमीटर कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इसका यूनिट बचा है। तो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी हो गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम यहाँ से लीनियर मोमेंटम पूछा है, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना हो जाएगा, एनर्जी कितना इंसिडेंट हुआ -5, एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -5 है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये घटाने के बाद हो जाएगा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका एनर्जी है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जब 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये एक नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक केस होने के लिए जो ऑर्डर होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी वो लगभग होना चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का, ये बहुत ही कम है उससे। तो ये नॉन रिलेटिव केस है। तो इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं p²/2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम का यूज करना है, मैक्सिमम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से हम ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए अप्लाई करते हैं फार्मूला। तो यहाँ से हम p मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं रूट में 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी मैक्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम लिख देंगे सारा वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये जूल में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलकर, और मास केजी में रखेंगे इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद 5.3 इंटू 10⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए सोर्स ऑफ पावर 4 किलोवाट प्रोड्यूसेस 10⁻20 photons per second, the radiation belongs to a part of the spectrum called एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव, गामा रेज। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है उसकी हेल्प से अगर हम एक फोटॉन की एनर्जी पता कर लेंगे, उस और एनर्जी का रेंज देखेंगे किस में वो लाइक कर रहा है, तो इससे हम बता सकते हैं कि किस रेंज में लाइक करेगा, एक्सरे में, अल्ट्रावायलेट में, कि माइक्रो या गामा रेज में। तो हमें ये किलो वाट है तो ये पावर दिया हुआ है। पावर का फार्मूला होता है एनर्जी के टर्म में नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एक फोटॉन की एनर्जी E/T। टोटल एनर्जी हो गया एक फोटॉन की एनर्जी इंटू n, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन n है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए टोटल एनर्जी हो जाएगा पर सेकेंड, उसको हम बोल देंगे पावर। तो यहाँ पर दे दिया है 10⁻20 फोटॉन पर सेकेंड, n/t का वैल्यू दिया है, ये n/t का वैल्यू हम 10⁻20 रखेंगे, और 4 किलोवाट पावर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 4 इंटू 10⁻3 इतना किलोवाट पावर है, और 10⁻20 n/t का वैल्यू हो गया एक एनर्जी का, एक फोटॉन की एनर्जी। तो यहाँ से हम एक फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं 4 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 10⁻20। तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी आपकी 4 इंटू 10⁻⁻17 जूल। जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ये पता करना है कि 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस स्पेक्ट्रम में, किस रेंज में आएगा, एक्सरे वाले रेंज में आएगा, किस में आएगा, किस में आएगा। एक्सरे का आइडिया है हमें, एक्सरे का अगर वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम टू 0.1 एंगस्ट्रॉम होता है, मीन्स अगर फोटॉन का वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.1 एंगस्ट्रॉम तो होता, तो ये सारा एक्सरे का रेंज होता है, एक्सरे रेंज लिख दे रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, हम अगर रखें 1240
एक जीरो बढ़ा देंगे एंगस्ट्रॉम बदलने के लिए, तो ये 10 डिवाइड कर देंगे इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1240 इंटू जीरो 400 अपॉन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी कितना आ जा रहा है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 12400 और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एनर्जी के बीच में या इतना लाइक करता है, इसके बीच में लाइक करता है तो वो एक्सरे का रीजन होता है। तो एनर्जी हमारी तो आई है 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे कम ही है, तो यानी कि इससे कन्फर्म हो गया है कि एक्सरे ऑप्शन नहीं होगा। और इससे ये भी कन्फर्म हो जा रहा है क्योंकि एक्सरे से कम एनर्जी का है अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा वायलेट हो सकता है या फिर माइक्रोवेव हो सकता है, इन दोनों में से। गामा रेज तो एक्सरे से भी ज़्यादा है, तो ऑप्शन में ये गामा रेज तो होगा ही नहीं, पक्का है। 250 है तो ये एक्सरे भी नहीं हो रहा है, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से ऑप्शन होगा। माइक्रोवेव की एनर्जी बहुत एनर्जी कम होती है। हम एक पिछले वीडियो में एक जिसमें बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे थे, उसमें एक अल्ट्रावायलेट का आइडिया लेने के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन सीरीज का क्वेश्चन एक किए थे उससे रिलेटेड। तो लाइमन सीरीज हम देखे थे। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी ऑफ लाइन है, जिसमें से अगर फोटॉन का ट्रांसफ़र 2 to 1 होता है तो एक फोटॉन निकलता है जिसकी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये हम पढ़े थे कि ये अल्ट्रावायलेट रीजन का होता है। इसी को जब 2 से 1 में जाता है तो उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं, 3 से 1 में जाता है तो लाइमन सीरीज बोलते हैं। तो सारा लाइमन सीरीज होता है। तो सबसे लाइमन सीरीज में हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे कम जो फोटॉन कम एनर्जी फोटॉन निकलता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकलता है। ये खुद अल्ट्रावायलेट रीजन का है। तो हमारा तो एनर्जी आया 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्ट्रावायलेट रीजन में है, तो ये तो हमें पता है इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि एक्सरे से कम ही वाला रेंज आएगा, कम रेंज वाला ही आंसर होगा। तो एक्सरे से कम अल्ट्रावायलेट होता है। और यहाँ पर देखें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही अल्ट्रावायलेट रीजन का है। तो ये सारा रीजन भी जो आएगा इससे पहले 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद जो भी है सारा एनर्जी वो अल्ट्रावायलेट रीजन का आएगा। तो ये एक अल्ट्रावायलेट रीजन का एनर्जी है। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसमें ये एक है बात कि अल्ट्रावायलेट रेज की मिनिमम एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, क्योंकि हम अल्ट्रावायलेट से नीचे जो स्पेक्ट्रम होता है विजुअल रेंज का, उसको हम देखते हैं। विजुअल रेंज का जो वेवलेंथ होता है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में अगर वेवलेंथ होता है तो वो विजुअल रेंज में होता है। तो इससे अगर कम वेवलेंथ यानी कि 400 नैनोमीटर से अगर वेवलेंथ कम हो तो अल्ट्रावायलेट रीजन का होता है। ये विजुअल रेंज का वेवलेंथ है। तो अगर उसके करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी देखें मान लें, तो एक बार देखें इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है अपन मान लीजिए 400 नैनोमीटर पर हम निकाल रहे हैं। 400 नैनोमीटर पर ये कट गया 4 1 जा 3 1, तो ये हो गया तुम्हारा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहेगा तो इतने एनर्जी को हम विजुअल रेंज में मानते हैं। इससे ज़्यादा एनर्जी वाला ही अल्ट्रावायलेट रीजन में चला जाएगा, तो हम उसको ले लेते हैं एक मिनिमम अगर यही लेते हैं 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा जो भी एनर्जी होगा वो सारा अल्ट्रावायलेट रीजन में हो जाएगा। यानी कि अल्ट्रावायलेट के एनर्जी की रेंज हम पता करें तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर इतना 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने रेंज तक एनर्जी जिस फोटॉन की होगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा। ये अल्ट्रावायलेट का रीजन है और ये एक्सरे का रीजन है ये चीज़। तो यहाँ से कंफर्म भी हो जा रहा है 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी
क्वेश्चन है द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट सोर्स आर बोथ डबल्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है द सैचुरेशन फोटो करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। सेकेंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डबल्ड। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक सही है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑन फोटो करंट वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी वेरी करने से फोटो करंट पर कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो पहले हम फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है ये पढ़ लेते हैं। इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन को अगर n से डिनोट करें, एक फोटॉन की एनर्जी h न्यू अपॉन टाइम पर यूनिट एरिया, तो ये इंटेंसिटी होता है। तो हम नंबर ऑफ फोटॉन अगर कांस्टेंट किए हुए हैं पर यूनिट टाइम, h कांस्टेंट है, किसी मटेरियल पर जिसका एरिया है उसको फिक्स किए हैं। तो हम क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं और फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, कितना 2 टाइम्स कर रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स करने के बाद इंटेंसिटी डबल हो ही जाएगी। तो एक ग्राफ हमने जो पढ़ा था उस वीडियो में उसको हम देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। फोटो करंट IP वर्सेस एक्सेलरेटेड वोल्टेज में ग्राफ बनाए थे। एक्सेलरेटेड वोल्टेज VA माइनस VC, एनोड का वोल्टेज माइनस कैथोड का वोल्टेज। तो इसका ग्राफ होता है, इंटेंसिटी अगर चेंज होती है तो ग्राफ मान लीजिए इनिशियल में इंटेंसिटी इसमें आई दी है, इंटेंसिटी डबल कर दे रहे हैं, इंटेंसिटी डबल कर दे रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी इसको भी डबल कर रहे हैं ना, तो फ्रिक्वेंसी चेंज भी करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ये भी कुछ दूसरा होगा और ये आई है तो ये 2i हो जाएगा। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी न्यू है तो इसके लिए 2 न्यू फ्रिक्वेंसी है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, शुरू में स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लीजिए VS1 है तो बाद में VS2 है। तो ये है इनिशियल सैचुरेशन फोटो करंट और ये फाइनल सैचुरेशन फोटो करंट। तो यहाँ पर अपने आप फिगर से ही दिख रहा है कि इंटेंसिटी चेंज करने के बाद 2 टाइम्स करने के बाद फोटो करंट चेंज हो जा रहा है, लेकिन कितना चेंज हो रहा है इसका पता करने के लिए हमने एक और ग्राफ पढ़ा था, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट, या कह लीजिए फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। तो फोटो करंट हम ऊपर लिखते हैं, इंटेंसिटी आज डिनोट कर। तो इसका ग्राफ हम पढ़े थे, ये लीनियर ग्राफ होता है। फोटो करंट IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, तो ये 45 डिग्री है। तो इंटेंसिटी अगर डबल करते हैं तो फोटो करंट भी डबल हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये सैचुरेशन फोटो करंट है, तो इंटेंसिटी जब डबल कर रहे हैं तो सैचुरेशन फोटो करंट भी डबल हो जाएगा। तो डबल तब हो जाएगा जब इसमें, इस ग्राफ के लिए हम पढ़े थे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है नहीं। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है तो सैचुरेशन फोटो करंट तो कुछ चेंज होगा, कुछ बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन 2 टाइम्स एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन इतना पक्का है कि वो बढ़ेगा। ये जो ग्राफ हमने पढ़ा था इसमें हमने बोला था कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें ये भी। और दूसरा था वोल्टेज, एक्सेलरेटेड वोल्टेज ये भी कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों कांस्टेंट करने के बाद आता है ये रिलेशन, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो हमें ऑप्शन में दिया था कि द सैचुरेशन फोटो करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन रिमेन्स तो एकदम सेम फोटो करंट रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ बढ़ेगा जरूर। तो पहला ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। अब दूसरे स्टेटमेंट चेक करते हैं कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, ये सही है कि नहीं। इस पर भी बेस्ड हमने एक क्वेश्चन किया था। अगर हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स K1, ये कुछ है एनर्जी जिसको हम वैल्यू E-5, एनर्जी को हम शुरू में h न्यू ले रहे हैं, न्यू फ्रिक्वेंसी का -5 द वर्क फंक्शन। बाद में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम K2 लिख दे रहे हैं उसको, वो कितना हो जा रहा है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जा रहा है 2h न्यू हो जा रहा है, -5 वर्क फंक्शन मटेरियल का तो वही रहेगा। तो यहाँ से हम जो K2 का वैल्यू निकालते हैं K1 के टर्म में,
वो आता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रही है, 2 टाइम्स K1 प्लस 2 टाइम्स वर्क फंक्शन। तो एग्जैक्टली 2 टाइम्स नहीं है, 2 टाइम्स से ज़्यादा है, इसलिए ये भी क्वेश्चन क्या बोला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो ये भी गलत है क्योंकि डबल से भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऑप्शन सही है डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। Question number 6. In a photoemissive cell with exciting wavelength lambda, the fastest electron has a velocity v. If the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of the fastest electron will be. इसमें से भी एक ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा सही है ऑप्शन बताना है। तो ये v फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का स्पीड या वेलोसिटी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो v स्पीड है और इसका डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो उसको हम इनिशियल में भी है, बाद में कितना स्पीड हो जाएगा वो बताना है। तो इनिशियल के करस्पॉन्डिंग हम ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी K1। तो K1 को क्या लिख देंगे, एनर्जी माइनस 5, ये है एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो इसको हम लिख सकते हैं वेवलेंथ के टर्म में hc/λ माइनस 5। इनिशियल में वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है, बाद में लैम्डा हो जा रहा है 3 λ/4। तो ये K1 वैल्यू है, बाद में जो भी वेलोसिटी होगा उसको हम K2 मैक्स काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बात कर रहे हैं, तो K2 लिख दे रहे हैं उसकी एनर्जी। अब वेवलेंथ लिख देंगे hc/λ, लैम्डा की वैल्यू हो गई 3 λ/4 ना, माइनस वर्क फंक्शन वही होगा मटेरियल का, ये चेंज नहीं होता है। चलो ये वेलोसिटी की टर्म लिख देते हैं 1/2m v², K2 1/2m, इसको मान लेते हैं v डैश का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब 2 - 1 इक्वेशन करते हैं, s² माइनस v² इज इक्वल टू 4hc/3 λ माइनस hc/λ करने के बाद आ रहा है hc/3 λ। तो यहाँ पर हम अगर निकालें v डैश स्क्वायर का वैल्यू तो ये आ जाएगा, माइनस करने के बाद 2hc/3m λ प्लस v²। तो ये v डैश का वैल्यू हो गया √2hc/3m λ प्लस v²। इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम hc/λ का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आएगा 1/2m v² प्लस 5। तो मास से डिवाइड कर देते हैं, hc/m λ का वैल्यू हो जाएगा v²/2 प्लस 5/m, इक्वेशन 4 मानते हैं। अब hc/m लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो v डैश का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, मिल जाएगा रूट में 2/3, और ये वैल्यू हम लिख सकते हैं v²/2 प्लस 5/m प्लस v²। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा v²/3 प्लस ये v² इधर कर देते हैं प्लस 2/3 5/m। तो वही डैश का वैल्यू आफ्टर कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आ जा रहा है √4/3 v² प्लस 2/3 5/m। अब 5 है मटेरियल का वर्क फंक्शन, जो कि 0 तो होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसका ज़रूर होगा। तो ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन है डी ऑप्शन, मोर देन v√4/3। ये अगर 5 अगर हम 0 करते हैं, अगर मान लेते हैं एक समय के लिए कि 5 0 है, तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, v डैश आ रहा है हमारे पास v × √4/3 इफ़ 5 = 0।
लेकिन मटेरियल का, कोई सी भी मटेरियल का वर्क फंक्शन जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही। तो जो वी डैश की वैल्यू होगा इससे ज़्यादा ही होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या सही है, मोर देन वी रूट 4/3, डी ऑप्शन सही है।